उनका प्लेसमेंट कैसे होता है वो देख लीजिएगा। किसी पिक्चर में भी देख सकते हैं आप कि कैसे उसको प्लेस किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स को या लीड्स को। तो वो एक अलग कहानी। अब लाइक ईसीजी पेपर जब हमारे पास आता है, ईसीजी पेपर जब आता है तो हमें उसमें ये जानना जरूरी है कि हाँ, इन पेपर में जो ये छोटे बड़े बॉक्सेस हैं या इन पे ये जो ढेर सारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले जो है ईसीजी का एक पेपर आप देखिए उसमें ना, तो दो चीजें आपको सबसे पहले उसमें मिलेंगी ईसीजी के पेपर में। एक तो लार्ज स्क्वायर और उसके अंदर फिर छोटे छोटे जिसको हम कहते हैं स्मॉल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा एक जो है ये लार्ज स्क्वायर है, लार्ज स्क्वायर। अब इस लार्ज स्क्वायर के अंदर आप देखेंगे चाहे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से आपको 5 स्मॉल स्क्वायर मिलेंगे ना, 5 स्मॉल स्क्वायर। और एक स्मॉल स्क्वायर का 1 स्मॉल स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 mm स्क्वायर के बराबर होता है ये, 1 mm स्क्वायर के बराबर होता है एक स्मॉल स्क्वायर। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक बिग स्क्वायर या लार्ज स्क्वायर जो होता है वो कितना होना चाहिए। 5 है हाँ, स्क्वायर। 5 mm स्क्वायर का ये होता है। ठीक। अब इसमें दो चीज जब पेपर हमारे सामने आए, एक तो हॉरिजॉन्टली हम देखते हैं, दूसरा वर्टिकल हम देखते हैं। दोनों में फर्क क्या है, जो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट है, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट यानी जो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट ये किस चीज को डिनोट करता है। हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट ये किस चीज को डिनोट करता है, ये टाइम पैरामीटर को, टाइम पैरामीटर को ये डिनोट करता है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है या जो वर्टिकल मेजरमेंट है, ये वर्टिकल मेजरमेंट ये किस चीज को बताता है, ये डिफ्लेक्शन एम्पलीट्यूड या जिसको हम कहते हैं करेंट है ना, ये बेसिकली वोल्टेज को बताता है। जो वर्टिकल मेजरमेंट है यानी वर्टिकल मेजरमेंट ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये वोल्टेज को बताता है। और ये टाइम पैरामीटर जो है ये हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट है, ये आपको बता रहा है ये टाइम पैरामीटर। तो इस तरीके से आप देखेंगे जब ये पूरा पेपर है आपके सामने, क्लिनिकल कंटेक्स्ट में जो ईसीजी का पेपर जो यूज किया जाता है कन्वेंशनली, जो इसको हम एक स्पीड होनी चाहिए ना पेपर की, एक स्पीड होती है। तो क्लिनिकली जो नॉर्मली जितनी भी ईसीजी रिकॉर्ड की जाती है ना, ज्यादातर जो पेपर स्पीड जो होती है वो 25 mm/सेकेंड होती है। पेपर स्पीड जो होती है वो 25 mm/सेकेंड, 25 mm/सेकेंड। अब आप देखिए एक सेकेंड में 25 mm स्क्वायर जो है वो पेपर जो है मूव करता है। अब यहाँ से आप ऊपर सेकेंड लाइन पे जाइए, एक लार्ज स्क्वायर बराबर कितना है, 5 mm स्क्वायर है ना। यहाँ से देखिए एक लार्ज स्क्वायर ये है, ये 5 mm का वो बना रहा है, 5 mm स्क्वायर। तो पेपर स्पीड क्या है, एक सेकेंड में 25 mm जा रहा है, तो कितने लार्ज स्क्वायर एक सेकेंड में क्रॉस करेंगे, 5। 5 लार्ज स्क्वायर, 5 लार्ज स्क्वायर/सेकेंड यहाँ पे जाएंगे। ये हो गई इसकी कहानी। तो अब टाइम को देख लीजिए कैसे हम, जैसे टाइम पैरामीटर है तो सेकेंड्स की जब हम बात करते हैं तो एक सेकेंड में आपने देखा कि 5 लार्ज स्क्वायर चले गए। और पर लार्ज स्क्वायर कितना है, 5 स्मॉल स्क्वायर है, 5 स्मॉल स्क्वायर है। तो अगर हम एक स्मॉल स्क्वायर की बात करें, सिर्फ एक स्मॉल स्क्वायर की, तो इसका टाइम कितना आएगा, इसका जो आता है 0.04 सेकेंड, 0.04 सेकेंड इसका आ गया। तो उस हिसाब से एक लार्ज स्क्वायर का कितना आएगा, 20। 0.2 सेकेंड है ना, 0.2 सेकेंड। अब 0.2 सेकेंड क्यों, आप लार्ज स्क्वायर का ना एक सेकेंड में जो है 5 लार्ज स्क्वायर जा रहा है ना, 5 × 0.2 करेंगे तो एक सेकंड का आ जाएगा। यानी पांच, एक सेकंड में 5 लार्ज स्क्वायर जा रहा है। तो एक लार्ज स्क्वायर का जो आप टाइम जब निकालेंगे आप टाइम मेजरमेंट,
तो वो 0.2 सेकेंड आता है लार्ज स्क्वायर का। ठीक, ये चीज हो गई। अब जो वर्टिकल एक्सिस है आपकी, वर्टिकल एक्सिस, ये किस चीज को बता रही है? वोल्टेज को बता रही है। तो यहाँ पे जो एक स्मॉल स्क्वायर होता है वो 0.1 मिली वोल्ट का होता है, 0.1 मिली वोल्ट। और टोटल जो एक बड़ा या लार्ज स्क्वायर जो होता है वो 0.5 मिली वोल्ट का होता है। ठीक है। जब कैलिब्रेशन ये सब सेट होती है, ये मशीन में जो ना, ये सब सेट होता है मशीन में। एक कैलिब्रेशन जिसको हम कहते हैं, कैलिब्रेशन में ऑलवेज रिमेम्बर, आप देखते होंगे जब भी ईसीजी स्टार्ट होती है तो वहां पे कोई भी लीड होगी इस तरीके से वहां पे बना रहता है ना। ये चीज जो ये कैलिब्रेशन होती है। अब जब 25 mm/s पेपर की स्पीड है, तो जो कैलिब्रेशन होगा दो लार्ज स्क्वायर का होगा। कैलिब्रेशन ऑलवेज रिमेम्बर दो लार्ज स्क्वायर का होगा अगर 25 mm/s की पेपर स्पीड है। एक यहाँ से देखिएगा, ये चीज जो है ना, ये क्या है? ये कैलिब्रेशन है। और ये दो लार्ज स्क्वायर को दिखाता है। अगर पेपर स्पीड देखिए नीचे लिखी होती है 25 mm/s की है। और ये जो होता है 10 mm बराबर जो होता है एक पूरा 1 मिली वोल्ट को ये बताता है। क्योंकि स्मॉल स्क्वायर कितना बता रहा है? 0.1 मिली वोल्ट। तो जो 10 mm हो जाएगा वर्टिकली वो कितना बताएगा? 1 मिली वोल्ट को पूरा बताता है ना। तो इस तरह ये कैलिब्रेशन हमेशा जो है 1 मिली वोल्ट पे रहेगी, आपको मिलेगी अगर 25 mm/s की पेपर स्पीड होगी। अब यहाँ से जैसे ये इतनी सारी चीजें बताने का मकसद ये था ना कि हम हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मान लीजिए ये नॉर्मल आपके पास पेपर स्पीड थी 25 mm/s की थी। 5 लार्ज स्क्वायर 1 सेकेंड में क्रॉस कर रहे थे ईसीजी पेपर पे। तो ये नॉर्मल स्पीड है। तो अब ये बताइए कि अगर 1 सेकेंड में 5 लार्ज स्क्वायर जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, तो 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड में कितने लार्ज स्क्वायर जो है वो क्रॉस करेंगे? 60 × 5 कर थ्री दीजिए। हंड्रेड हाँ, 60 × 5 थ्री हंड्रेड करिए। 300 लार्ज स्क्वायर। अब एक लार्ज स्क्वायर में स्मॉल स्क्वायर कितना होता है? 5 होता है। 5 300 × 5 कर दीजिए तो टोटल जो आ जाएगा ये 1500 स्मॉल 100 स्क्वायर। अब आपको हार्ट रेट निकालना है। तो जो हम हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं, हार्ट रेट जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है इसकी, हार्ट रेट की। कि एक तो है कि 1500 स्मॉल स्क्वायर, ये तो एक मिनट में इसको जाना ही जाना है, तो 1500 आप कर दीजिए। ये कांस्टेंट हो गया 1500। अब इसको डिवाइड करना है आपको कैसे? डिस्टेंस बिटवीन टू आर आर इंटरवल, डिस्टेंस बिटवीन आर आर इंटरवल जिसको कहते हैं, दो आर आर के बीच की जो दूरी होगी, यानी उसके बीच में कितने स्मॉल स्क्वायर आ रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन आर आर इंटरवल। अब सपोज दैट दो आर आर यहाँ पे होते अगर, ये पहला पेज देख लीजिए, ये एक आर वेव ये है, एक आर वेव ये है। अब इनके बीच की हमें क्या करना है? डिस्टेंस निकालनी है। देखिए दोनों तरीका है। एक तो स्मॉल स्क्वायर को जब हम स्मॉल स्क्वायर को काउंट करके करेंगे तो भाई 1500, हाँ, इस टोटल स्मॉल स्क्वायर दो आर आर के बीच में, हाँ। और अगर 300 से आप निकालना चाहें तो फिर लार्ज स्क्वायर, लार्ज स्क्वायर बिटवीन आर एंड आर, ये सिंपल सा फार्मूला है। तो अब दो आर आर इंटरवल के बीच आप स्मॉल स्क्वायर को अगर आप काउंट कर रहे हैं तो पहले जो लार्ज स्क्वायर है उनको काउंट कर लीजिए। एक लार्ज स्क्वायर, दो, तीन, यानी ये तो 15 हो ही गया। 15 स्मॉल स्क्वायर इसके में आ गए। अब इस अगर वेव को देखें तो दो स्मॉल स्क्वायर यहाँ पे है और एक यहाँ पे आ रहा है टोटल। तो आप इसको ले सकते हैं थ्री और ऐड करके 18 स्मॉल स्क्वायर। तो अब 1500 से आप 18 को डिवाइड कर दीजिए, आपका हार्ट रेट आ गया। दूसरी चीज यहाँ पे ये बनेगी कि आप जो है ये अगर लार्ज स्क्वायर को ले रहे हैं तो तीन तो लार्ज स्क्वायर ये हो गया, और इनको अब आपको रफली एस्टिमेट करके ये बताना पड़ेगा ये हाफ है या क्वार्टर है, किस तरीके का है। तो अगर हम इसको देखें तो ये अराउंड हाफ हो रहा है, 3.5 लार्ज स्क्वायर के करीब आ रहा है। तो इसको आप जो है ना 300 से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हार्ट रेट को ईसीजी में कैलकुलेट किया जाता है अगर उसका जो स्पीड है वो 25 mm/s वाली स्पीड है।
ठीक, ये चीजें आपके सामने आ गई। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब इसमें जो वेव्स बनती हैं, इसमें जो आपको पेपर पे एक पी वेव मिलेगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा, टी वेव मिलेगी, और इन सम इंस्टेंस कभी कभार, रेयरली जो है यू वेव मिलती है, अदरवाइज यू वेव जो है वो एब्सेंट होती है। और क्लिनिकली बहुत ज्यादा वो सिग्निफिकेंट नहीं है, अनटिल और अनलेस की एक कंडीशन है जिसमें यू वेव जो है बहुत प्रोमिनेंट मिलती है। अदरवाइज जो है यू वेव की कोई खास वो नहीं है इसमें, है ना। ये चार वेव बहुत जरूरी है, पी वेव, क्यूआरएस और टी वेव। तो पी वेव जो बनती है, पी वेव ये क्यों बनती है? आर्टेरियल डीपोलराइजेशन ऑफ डीपोलराइजेशन। एट्रियम, है ना, ड्यू टू एट्रियल डीपोलराइजेशन। पी वेव जो बन रही है ड्यू टू एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब पी वेव के लिए क्राइटेरिया देखिए, जो क्योंकि जो पी वेव एट्रिया को डिनोट करती है, और जो आपका एसए नोड है वो कहाँ पे है? राइट एट्रियम में है। तो पहले कौन सा डीपोलराइज होगा? राइट वाला, राइट एट्रियम डीपोलराइज होता है, उसके जस्ट बाद जो है वो लेफ्ट एट्रियम डीपोलराइज होता है। लेकिन इसका जो डीपोलराइजेशन का सीक्वेंस है, मान लीजिए पहले जो है ये राइट एट्रिया ये जो है डीपोलराइज हो गया, एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि यहीं से जो है अब डीपोलराइज होना शुरू करता है लेफ्ट एट्रियम। ये इतना स्मूथ आता है ना कि दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, और दोनों मिला के एक जो है स्मूथ पी वेव मिलती है आपको, राइट और लेफ्ट एट्रियम डीपोलराइजेशन के बाद। अब इनका जो है एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन कितना होना चाहिए नॉर्मल ईसीजी में? तो टोटली जो है इसका एम्पलीट्यूड है, यानी जब हम वोल्टेज की बात करते हैं, तो इट शुड नेवर क्रॉस 0.25 मिली वोल्ट। ये नॉर्मल है कि 0.25 मिली वोल्ट। इसका मतलब अगर आप अपराइट देखेंगे तो ये जो पी वेव है 2.5 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। पी वेव 2.5 स्मॉल स्क्वायर, इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसका वोल्टेज जिसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, तो आपने एम्पलीट्यूड कर दी। अब ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? इसका ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन के लिए भी एक चीज है कि 2.5 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल है। अप टू 2.5 स्मॉल स्क्वायर हॉरिजॉन्टली, यानी आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। एक स्मॉल स्क्वायर बराबर होता है कितना? 0.04 सेकेंड। 0.04 सेकेंड। तो आप देखेंगे इसका जो होना चाहिए कि 0.10, है ना। इससे ज्यादा का इसका ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ड्यूरेशन, अब क्योंकि ये स्मॉल स्क्वायर है, इसका हाफ है, तो अब आप इसका हाफ एंड क्वार्टर फर्दर नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मल उसमें ये कहा जाता है कि अगर मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर ये आ गए ड्यूरेशन, तो ये एबनॉर्मल हो जाएगी। मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर ये आ रहा है, चाहे तो हॉरिजॉन्टली ले लीजिए या वर्टिकली। अगर मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर पी वेव आ रही है, तो वो एबनॉर्मल पी वेव होगी। और ये किस कंडीशन को बता रही है? अगर पी वेव में कोई एबनॉर्मलिटी है, तो ये किसको डिनोट करेगी? एट्रिया की, है ना। एट्रिया की एबनॉर्मलिटी को ये डिनोट करती है, पी वेव। अब एबनॉर्मलिटीज ऑफ पी वेव इसको देखते हैं। तो पी वेव में बेसिकली हमें तीन एबनॉर्मलिटी मिलेगी। या तो पी वेव एब्सेंट मिले, या तो पी वेव एब्सेंट मिले, या पी वेव बहुत इनलार्ज मिले। इनलार्ज यानी उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ा हुआ है, या फिर पी वेव जो है बहुत वाइड मिले आपको। पी वेव जो है बहुत वाइड, यानी उसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो। तो उसका जब ड्यूरेशन होगा तो पी वेव इस तरीके से मिल सकती है आपको। लेकिन थोड़ा सा यहाँ फर्क आता है, जो ड्यूरेशन जब बढ़ती है ना, तो वो चीज किस चीज को डिनोट करती है? लेफ्ट एट्रिया को। क्योंकि हमने देखा था ना, जब ये डीपोलराइज हो रहा था तो राइट तो ऐसे हो गया डीपोलराइज, इसी के साथ साथ जो है लेफ्ट वाला भी डीपोलराइज होता है, तो दोनों मिला के एक स्मूथ वेव बना लेते हैं। लेकिन जब लेफ्ट एट्रिया में कोई एबनॉर्मलिटी होगी, या यूं कह लीजिए लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट होगा, तो अब ये ड्यूरेशन बढ़ेगा, क्योंकि लेफ्ट एट्रिया अब थोड़े देर बाद डीपोलराइज होगा। तो यहाँ पे जो है ना, ये डोम शेप्ड ना बन के, बल्कि यहाँ पे थोड़ी सी नॉचिंग होने लगती है। उसी को हम देखेंगे।
सबसे पहले क्या, एब्सेंट। पी वेव जो है एब्सेंट किस में मिलेगी? पी वेव किस में एब्सेंट मिलेगी, किस कंडीशन में? नॉर्मली जो है ना, पी वेव जो एब्सेंट मिलती है वो एट्रियल फिब्रिलेशन में। मतलब जो एसए नोड है वो कंटिन्यूअसली इम्पल्स को वो डिस्चार्ज कर रहा है, कंटिन्यूअस, कोई रिलैक्सेशन वहां पे नहीं हो रहा है, उसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। इस कंडीशन में जो पी वेव है वो एब्सेंट हो जाती है, पी वेव एकदम मिलती ही नहीं है। अब ये जो है ईसीजी एट्रियल फिब्रिलेशन की है। यहाँ पे आप देखिए कहीं पे जो है पी वेव नहीं मिल रही है हमें। पी वेव मिल रही है, नहीं मिल रही। तो एब्सेंट जो होती है मोस्टली जो है एट्रियल फिब्रिलेशन में। इसके अलावा एक कंडीशन और आती है हाइपर कैलीमिया में। हाइपर कैलीमिया, यहाँ पे भी पी वेव एब्सेंट मिलती है। सेकेंड कंडीशन जो आती है वाइड एंड नॉच्ड पी वेव। वाइड एंड नॉच्ड पी वेव, इसी को हम कहते हैं डबल पीक्ड या कैमल हम पी वेव। कैमल हम पी वेव, हाँ। ये जो वाइड और नॉच्ड पी वेव मिलती है, ये मिलती है लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में। किसमें मिलेगी? लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में कैसे कि इसका जो नॉर्मल एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 2.5 है ना, 2.5 स्मॉल स्क्वायर। इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जब इससे ज्यादा की इसकी ड्यूरेशन हो गई, यानी मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर की इसकी ड्यूरेशन हो गई, और अगर आप इसको सेकंड में बताएं तो मोर देन 0.12 सेकेंड का अगर इसकी ड्यूरेशन हो गई टी वेव की, तो दैट मीन्स कि ये क्या है, ये वाइड टी वेव है। और जब, किसका माइक ऑन है, प्लीज बंद करिए, है ना। तो अगर मान लीजिए वाइड है, बहुत वाइड है, इसका ड्यूरेशन कितना है, मोर देन 0.12 सेकेंड का है पी वेव का ड्यूरेशन, तो वो किस चीज को बताएगी, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट को बताएगी। किसको बताएगी? लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। इसके अलावा सेकंड जो आता है टॉल एंड पीक्ड पी वेव। टॉल एंड पीक्ड पी वेव। अब इसमें हमने बताया था कि जब हम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो इसको भी कितना होना चाहिए, 2.5 स्मॉल स्क्वायर। अब अगर मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर इसका एम्पलीट्यूड है, तो अब जो ये पी वेव बनेगी ये इस तरीके से बनेगी, बहुत टाल बनेगी पी वेव। तो ये जो टाल एंड पीक्ड आती है टी पी वेव, सॉरी, ये बताती है राइट एट्रियल इनलार्जमेंट को। किसको इसने बताया, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट को। अब आपके सामने देखिए, अब जो ये ना टाल एंड पीक्ड पी वेव है, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, वो पी पल्मोनेल। इसको जो है टाल एंड पीक्ड पी वेव को हम कहते हैं पी पल्मोनेल। और वाइड एंड नॉच्ड जो है इसको पी माइट्रेल बोलते हैं। इस पी माइट्रेल, ठीक। अब ड्यूरेशन की बात हमने कर ली, हमने एम्पलीट्यूड की बात कर ली। ईसीजी के पेपर में इसको देखना है तो सबसे पहली चीज हमें इसकी नॉर्मल वैल्यू याद होनी कि कितनी उसका एम्पलीट्यूड और कितना उसका ड्यूरेशन होना चाहिए। तो नॉर्मली 2.5 स्मॉल स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, चाहे वर्टिकली आप देख रहे हो चाहे हॉरिजॉन्टली उसको देखना है। तो 2.5 स्मॉल स्क्वायर, उससे ज्यादा का अगर आपको मिल रहा है तो, उससे ज्यादा का मतलब ये है कि 3 या उससे ज्यादा स्मॉल स्क्वायर, मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर का अगर आपको पी वेव में ड्यूरेशन या एम्पलीट्यूड मिल रहा है, वोल्टेज भी मिल रहा है अगर 3 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा का, या उसकी ड्यूरेशन भी मिल, दैट मीन्स की एबनॉर्मलिटी है। अब अगर टाल एंड पीक्ड पी वेव आपको मिले पी पल्मोनल, दैट मीन्स राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। अब ये जो राइट एट्रियल इनलार्जमेंट होता है ना, ये मोस्टली जो है
पी पल्मोनेल, ये एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म को दिखाता है। एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक बिग स्क्वायर है पूरा। अब अगर आप पी वेव की यहाँ से इसकी जेनेसिस करें तो ये देखिए कि ये इसका बेस लाइन है, ये जो है ये बेस लाइन है। अब यहाँ से जब ये, अब इसका एम्पलीट्यूड हम देख रहे हैं तो आप अगर काउंट करिए तो एक स्मॉल स्क्वायर, ये दो, तीन, चार, टोटल फोर स्मॉल स्क्वायर है ये। अब इसकी जब हम बात करेंगे तो ये कितना आ रहा है, मोर देन थ्री स्मॉल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, मोर देन थ्री स्मॉल स्क्वायर अगर ये आ रहा है तो ये हो जाएगा पी पल्मोनेल। कितना, पी पल्मोनेल। अब आप अगर इसको वोल्टेज में बात करिए, मिली वोल्ट में, तो ये अराउंड कितना आ रहा है, 0.4 मिली वोल्ट, 0.4 मिली वोल्ट। इससे ये इसका जो एम्पलीट्यूड है, तो इसको हमने नाम दिया पी पल्मोनेल, इसको कहते हैं। ये पी पल्मोनेल किस चीज को बताता है, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट को। किसको, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट को ये चीज बताता है। सेकंड जो आपका है पी माइट्रेल, या जिसको हम कहते हैं कैमेल हम। कैमेल हम में क्या, ड्यूरेशन जो है ये प्रोलॉन्ग हो जाएगी, ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी पी वेव की। नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, 0.1 सेकेंड, यानी 2.5 स्मॉल स्क्वायर हॉरिजेंटली, जब आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे। अब यहाँ से अगर ये पी वेव शुरू हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, तो अब आप अगर स्मॉल स्क्वायर की बात करेंगे, वन स्मॉल स्क्वायर, टू स्मॉल स्क्वायर, थ्री एंड हाफ स्मॉल स्क्वायर ये हो गया। तो जबकि हमने बात की थी कि 0.12 सेकेंड से ज्यादा अगर है ड्यूरेशन तो वो एबनॉर्मल है, वो लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट को बताती है। अब यहाँ पे ये जो ना नोचिंग क्यों होती है, नोचिंग, क्योंकि राइट और लेफ्ट एट्रिया जो है, अब ये दोनों सिंक्रोनसली एक दूसरे के साथ जो डिपोलराइज नहीं हो रहे हैं, बल्कि दोनों में गैप हो रहा है। और वो जो गैप हो रहा है वो किस चीज को दिखा रहा है, ये नोचिंग। इसी को कैमेल हम्प के नाम से जाना जाता है, कैमेल हम्प इसका नाम दिया गया नोचिंग का। ये इसको पी माइट्रेल भी कहते हैं, और ये लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट को बताता है। किसको बताता है, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट को बताता है। अब कभी कभी जो होता है ना, ये जो पी माइट्रेल है, हाइपरटेंसिव पेशेंट में सिर्फ और सिर्फ यही एक ईसीजी फाइंडिंग मिल सकती है। जो पी माइट्रेल है, ये हाइपरटेंसिव पेशेंट में इनिशियल उसमें सिर्फ और सिर्फ यही एक ईसीजी फाइंडिंग मिल सकती है। हाइपरटेंशन के पेशेंट में पी माइट्रेल जो है एक अर्ली साइन है ईसीजी की। ठीक है, ये जो है पी वेव की इतनी ही एबनॉर्मलिटीज हैं जो हमें जानना है। और मोस्ट कॉमनली जो पी वेव को सबसे अच्छे कहाँ पे विजुलाइज हम करते हैं, स्टैंडर्ड लीड टू में, लीड टू में। यहाँ पे जो है पी वेव को सबसे बेस्ट या आइडियल जो लीड है, जहाँ पे हमें पी वेव को देखना है, वो लीड टू में हम देखते हैं। ठीक है, तो पी वेव जो एब्सेंट होती है किसमें, एट्रियल फिब्रिलेशन या हाइपरकैलेमिया में। पी माइट्रेल जिसको हम वाइड या नोच्ड पी वेव बोलते हैं, डबल पीक्ड या कैमल हम्प पी वेव, इसको हाइपरटेंशन की एक अर्ली साइन है ईसीजी में। लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट को ये शो करता है। टाल एंड पीक्ड पी वेव जिसको पी पल्मोनेल हम कहते हैं, ये एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ये आपको मिल सकता है। अब कभी कभी ये होता है ना कि जो लीड वन होती है वहां पे पी वेव अगर इन्वर्टेड हमें मिल गई, इफ पी वेव इज इन्वर्टेड इन लीड वन, इन लीड वन, अगर लीड वन में पी वेव जो है इन्वर्ट मिल गई, तो इस इन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ आपको एक लीड में मिलेगा नॉर्मल कंडीशन में, दैट इज एवीआर। एवीआर में जितने भी कंपोनेंट हैं सब के सब निगेटिव डिफ्लेक्शन में जाते हैं, सब के सब जो है इन्वर्टेड होते हैं, चाहे पी वेव हो, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो या टी वेव हो। एवीआर में सब के सब जो है वो इन्वर्टेड होंगे। अब इसके अलावा मान लीजिए अगर लीड वन में पी वेव इन्वर्टेड मिल रही है, दैट मीन्स कि या तो उस पर्सन को डेक्स्ट्रोकार्डिया है, या डेक्स्ट्रोकार्डिया, या इलेक्ट्रोड जो है, यानी जो लीड है उनका प्लेसमेंट सही नहीं है।
इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट जो है वो गलत है, रॉन्ग इलेक्ट्रोड प्लेस्ड है, इनकरेक्ट प्लेसमेंट है इलेक्ट्रोड्स का। तो ये सारी जो है ये पी वेव्स की एबनॉर्मलिटीज है। सेकेंड चीज जो आती है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है ये किसकी वजह से बनता है? बाई वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब इसमें क्योंकि तीन वेव्स बनती हैं, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बेसिक पूरा हो गया। अब जो इसमें क्यू क्यू वेव बनती है, क्यू वेव ये क्या है? ये एक निगेटिव डिफ्लेक्शन है, बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड का, और ज्यादातर लीड्स में नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स में क्यू वेव जो है इजिली जो है अप्रिशिएटेड भी नहीं होती, दिखती भी नहीं है, ज्यादातर में एब्सेंट रहती है। निगेटिव डिफ्लेक्शन है, आर वेव से पहले के ये डिफ्लेक्शन होता है, और ये किस चीज को बताता है? जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके डिपोलराइजेशन को क्यू वेव बताती है। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर सेप्टम का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आर वेव जो है ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का। आर वेव, दिस इज द पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इट डिनोट्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, जो मेन वेंट्रिकुलर मास है उसके डिपोलराइजेशन को जो आर वेव बताती है। और एस वेव जो है, ये जो पोस्टेरो बेसल पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल का, या जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का अपर मोस्ट पार्ट है, उसके डिपोलराइजेशन को एस वेव बताती है। जब एस वेव फिर से निगेटिव हो जाती है, क्यों? क्योंकि देखिए जो पॉजिटिव वेव बनने का जो फिनोमेना किसी भी लीड में, वो ये है कि अगर जो करंट है वो इलेक्ट्रोड के डायरेक्शन में आएगा तो पॉजिटिव वेव बनेगी, और अगर इलेक्ट्रोड से दूर जाएगा वो करंट तो निगेटिव डिफ्लेक्शन आता है। अब जो बेसल पार्ट है वेंट्रिकल्स का या हार्ट का, इलेक्ट्रोड्स के वो जस्ट अपोजिट में होता है पूरा का पूरा। तो इसलिए एस वेव जो होती है इसका जो है निगेटिव डिफ्लेक्शन होता है, निगेटिव डिफ्लेक्शन एस वेव का। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को पूरा बताता है। क्यू वेव जो बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये जो क्यू वेव होती है ये निगेटिव वेव होती है, ये निगेटिव डिफ्लेक्शन होता है। आर वेव पूरे वेंट्रिकुलर मास जो बल्क ऑफ द वेंट्रिकल्स हैं उनके डीपोलराइजेशन को आर वेव बताता है। एंड एस वेव अनदर निगेटिव डिफ्लेक्शन है, ये किस चीज को? पोस्टेरो बेसल पार्ट जो है, पोस्टेरो बेसल पार्ट जो वेंट्रिकल्स का स्पेशली जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का, उसको उसके डीपोलराइजेशन को ये बताता है। अब इसमें देखिए अलग अलग वेव है, सबकी अपनी अलग अलग पहचान है कि कौन सा किस चीज को डिनोट करता है। बट यहीं पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जब हम बात करते हैं तो एक चीज यहीं पे हमें नोट करनी, इससे जो है ना बहुत इजिली यहाँ से आपको चैम्बर हाइपरट्रॉफी देखने को मिल जाएगी। चैम्बर हाइपरट्रॉफी। अब चैम्बर क्या, दो ही चैम्बर है मेनली जो है, वेंट्रिकल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये पूरा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बता रहा है। तो चैम्बर हाइपरट्रॉफी में आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी। इसका एक क्राइटेरिया क्राइटेरिया तो कम से कम इसमें 10 क्राइटेरिया है वेंट्रिकल्स को हाइपरट्रॉफी को देखने के लिए। लेकिन मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड जो क्राइटेरिया इसका है, जो सबसे इजिली जो आसानी से समझ में आ जाए, एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो या लेफ्ट वेंट्रिकल हो, तो ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, अगर चैम्बर हाइपरट्रॉफी है तो एक चीज याद रखिए, ये एकदम वाइड मिलेगा आपको, वाइड मिलेगा। वाइड तो हमने कह दिया, लेकिन आपको क्यू आर एस इंटरवल कितना उसको पहले पता होना चाहिए। नॉर्मल क्यू आर एस इंटरवल कितना होता है? तो जो नॉर्मल क्यू आर एस इंटरवल होता है वो 1 to 3 स्मॉल स्क्वायर, कितना? 1 to 3 स्मॉल स्क्वायर। अब हॉरिजेंटली अगर आप देखेंगे इसको तो 1 to 3 स्मॉल स्क्वायर का मतलब 0.04 to 0.12 सेकेंड, 0.12 सेकेंड, ये इसका नॉर्मल ड्यूरेशन है क्यूआरएस इंटरवल का। अब अगर इससे ज्यादा आ रहा है, यानी 3 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा क्यूआरएस का पूरा जो कॉम्प्लेक्स वो ईसीजी में बन रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब जब वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा तो आइदर इट इज एट राइट वेंट्रिकुलर या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को पहले देखेंगे।
लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसके हाइपरट्रॉफी को देखने के लिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से जो कॉमनली सबसे मोस्ट कॉमनली इम्प्लॉयड क्राइटेरिया है, वो ये है कि आप जो V1 है, यानी जो प्रिकॉर्डियल लीड है V1 है, उसमें हम एस वेव को देखेंगे। एस इन V1, ठीक है, एस वेव इन V1 प्लस आर वेव इन V6, आर वेव इन V6, इनको हमको काउंट करके ऐड करना है। अब इसमें जो एस वेव बन रही है उसके जो जितने स्मॉल स्क्वायर में है एस वेव, और जितने स्मॉल स्क्वायर में आर वेव आ रही है V6 की, इन दोनों को जब हम काउंट करेंगे इट शुड बी मोर देन 35 mm। यानी एक स्मॉल स्क्वायर कितना है, 1 mm का है, 1 mm का है ना स्मॉल स्क्वायर। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे, V1 में एस वेव का कितना स्मॉल स्क्वायर में है, और V6 में आर वेव कितने स्मॉल स्क्वायर में, इनको ऐड करके जब हम पाएंगे, अगर इट कम्स मोर देन 35 mm, यानी 35 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा अगर दोनों का एडिशन आ रहा है, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को बताता है। साथ में आपको क्या मिलना चाहिए, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये बता दिया इसने किस चीज को, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, ये सबसे कॉमनली जो है किसमें पाई जाएगी, हाइपरटेंशन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल को अब अगेंस्ट द प्रेशर, क्योंकि पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट में इसको बहुत ज्यादा वर्क करना, वर्कलोड इसका बढ़ गया है, बार बार इसको कंट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो जो ये मास है लेफ्ट वेंट्रिकल का, वो इंक्रीज कर जाता है, चैम्बर जो है वो बढ़ जाता है, चैम्बर की हाइपरट्रॉफी हो जाती है बेसिकली। तो हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंशन में मिली। इसके अलावा माइट्रल वॉल इनसफिशियंसी अगर है, माइट्रल इनसफिशियंसी, कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, या कार्डियोमायोपैथी, स्पेशली कार्डियोमायोपैथी में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज, इन कंडीशंस में जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगा। अब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को कैसे हम देखेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का। तो अभी इसके बाद हमें एक्सिस भी पढ़ना है। तो जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, उसमें तो एक चीज मिलेगी हमें, राइट एक्सिस डेविएशन। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, पहली चीज जो इसमें हमें मिलेगी वो राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगा। क्या चीज मिल गई, राइट एक्सिस डेविएशन। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो मिलना ही मिलना है, वाइड क्यूआरएस। अब जो हमें क्राइटेरिया लगाना है इसमें, तो सिर्फ V1 में अगर हम देखें, सिर्फ V1 में आर वेव को आप देख लीजिए, आर वेव इन लीड V1 कितना होना चाहिए, इक्वल टू आर मोर देन 7 mm। सिर्फ एक क्राइटेरिया ये लग गया कि V1 में आर वेव अगर 7 mm से ज्यादा है, तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया ये है कि एस वेव V1 में कितनी होनी चाहिए, 2 mm या उससे कम, यानी 2 स्मॉल स्क्वायर या उससे कम की एस वेव होनी चाहिए। एक क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा, अब V1 में ही आर एस रेशियो आप निकाल लीजिए, आर एस रेशियो इन V1, तो ये कितना आना चाहिए, इक्वल टू आर मोर देन 1। आर एस रेशियो V1 में जब निकालेंगे, यानी आर वेव कितना आ रहा है, एस वेव कितना आ रहा है। अब मान लीजिए, अब यहीं से आप देख लीजिए ना, 7 mm ये है, 2 mm ये है, आप जब इसको डिवाइड कर देंगे, तो मोर देन 1 आपका रेशियो ये ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया किसका, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का। या एक क्राइटेरिया आप और देख लीजिए, V6 में सिर्फ एस वेव को आप देख लीजिए, एस वेव इन V6, तो यहाँ पे मोर देन 7 mm आना चाहिए, कितना, मोर देन 7 mm।
तो ये जो तमाम क्राइटेरियाज हैं, ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का। अब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती किसके नतीजे में है? तो अब रिवर्सल ऑफ शंट अगर हो जाए, शंट का रिवर्सल हो जाए, रिवर्सल ऑफ शंट, इसमें एक सबसे अच्छा एग्जांपल है आइसन मेंगर सिंड्रोम। इसमें राइट टू लेफ्ट जो है वो शंट बन जाता है। आइसन मेंगर सिंड्रोम, रिवर्सल ऑफ शंट। इसके अलावा जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, स्पेशली टेट्रालजी ऑफ फैलेट, टेट्रालजी ऑफ फैलेट। तो ये दो ऐसी कंडीशन है जिसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलती है हमें। अब यहाँ से देखिए कैसे हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को आप देखें। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में एक चीज तो बड़ी अच्छी है कि आपको V1 देखना है और V6 देखना है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में हमें सिर्फ दो चीजें देखनी है, एक तो लीड V1 और लीड V6। तो अब इसमें एस वेव देखिएगा। अब V1 में देखिए, जो ये पहला जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है आपके सामने, पहला जो पॉजिटिव, ये क्या हो गया, ये आर वेव हो गया। उसके बाद अब ये जो निगेटिव डिफ्लेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा का पूरा, ये वाला part, ये जो है एस वेव हो गई। कौन सी हो गई? एस वेव हो गई। तो एस वेव, अब यहाँ से हम V1 में एस वेव को काउंट कर लेंगे, कितना नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर है, कितना नंबर। तो यहाँ से आप देखिए, तो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा एक लार्ज स्क्वायर है, और ये अराउंड, चलिए इसको हमने एक सिंगल स्मॉल स्क्वायर दे दिया। तो एक दो तीन चार, तो 22 स्मॉल स्क्वायर जो है ये आ रहा है यहाँ पे V1 में एस वेव का। किसका? एस वेव, 22 स्मॉल स्क्वायर। अब आइए V6 को, इसको देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ V6 को अब हमें देखना है। तो V6 में हमें किसको देखना है? आर वेव को। आर वेव जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, छोटा सा ये क्यू वेव बना, इसको यहीं पे खत्म कर दीजिए। अब ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आप देखिए V6 में, आर वेव का कितना आ रहा है, काउंट करिए। ये जो एक बॉक्स आपको है, ये लार्ज स्क्वायर है, इसके अंदर 5 स्मॉल स्क्वायर हैं। एक दो तीन चार पांच, ये पांच हो गए, यानी कितने? अगर इसको सिर्फ ले लीजिए तो ये 25 स्मॉल स्क्वायर हो गए। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 47। अब क्राइटेरिया आपका क्या था कि एस जो होना चाहिए V1 में, और आर वेव जो V6 में, कितना होनी चाहिए? मोर देन 35। उसके बाद अगर उससे ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। तो लीड V1 और V6 आपको सिर्फ देखनी है किसके लिए? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी देखिए, ब्रॉड है दोनों में, तो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलना ही मिलना है। अब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए हमको क्या क्या देखना है? एक तो यहाँ पे भी दो ही आप लीड को ले लीजिए, V1 को और V6 को, सिर्फ इसी को काउंट करेंगे। तो पहली चीज हमको क्या करना है कि V1 में आर वेव को देखनी है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए। अब यहाँ पे देखिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दो लार्ज स्क्वायर, अगर इसमें से हम एक स्मॉल स्क्वायर को कम कर दें, तो 9 स्मॉल स्क्वायर जो है V1 में है आर वेव का। आर वेव का यहाँ पे 9 स्मॉल स्क्वायर आ रहा है, 9 स्मॉल स्क्वायर आ रहा है। और जो क्राइटेरिया था राइट एक्सिस डेविएशन का, सॉरी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का, वो ये था कि V1 में आर वेव कितना होनी चाहिए? 7 mm More than 7. या उससे ज्यादा का होना चाहिए था। तो एक क्राइटेरिया यहाँ पास हो गया। दूसरा ये है कि V1 में ही एस वेव जो होनी चाहिए वो <2 mm की होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, तो एस वेव यानी निगेटिव डिफ्लेक्शन एकदम ना के बराबर है। तो ऑलरेडी ये चीज हो गई किसके लिए? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए। अब दूसरा जो इसी में आपको फार्मूला लगाना था, V1 में ही RS रेशियो, RS रेशियो इन V1। तो आर वेव यहाँ पे 9 है, और एस वेव क्या है? 1 होगी, मैक्सिमम जो है यहाँ पे 1 होगी। तो मोर देन 1 इसका जो है RS रेशियो भी आ रहा है, सॉरी, मोर देन 1 जो है इसका RS का रेशियो भी आ रहा है। अब V6 में R और S का रेशियो कितना आना चाहिए? <1। RS रेशियो इन V6 इट शुड बी <1 आना चाहिए। अब V6 को आप काउंट करिए यहाँ से। R जो है पॉजिटिव वेव है, अब ये जो है यहीं से आपको देखना है, पॉजिटिव वेव है, अराउंड 5 और 3, 8 आ रहा है।
8 स्मॉल स्क्वायर या 8 mm जो आ रहा है, आर वेव यहाँ पे आ रही है। अब इसको हमको डिवाइड करना है एस वेव से। तो एस वेव देखिए, दो लार्ज स्क्वायर पूरे के पूरे है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 10 mm। आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8। का क्राइटेरिया क्या था, आर एस रेशियो इन वी सिक्स शुड बी लेस देन 1। तो यहाँ पे लेस देन 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, 0.8 आ रहा है। तो ये हो जाती है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। सिर्फ और सिर्फ V1 और V6 को हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया। अब आता है टी वेव के बारे में। तो टी वेव जो है ये किस चीज को डिनोट करता है? तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो गया था, अब उसके बाद जो है वेंट्रिकल्स जो है रीपोलराइज होंगे। वेंट्रिकल्स जो होंगे रीपोलराइज होंगे। तो जो टी वेव होती है ये किस चीज से बनती है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये जितनी भी लीड होती है ज्यादातर में ये अपराइट होती है, कुछ एक्सेप्शन है। एक तो एक जगह तो तमाम लीड जो है वो निगेटिव डिफ्लेक्शन में जाएंगी, इन्वर्टेड होंगी। वो कौन सी लीड है? एवीआर। एवीआर में चाहे पी वेव हो, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो या टी वेव हो, सबके सब इन्वर्टेड आपको मिलेंगे। तो अपराइट इन ऑल लीड। टी वेव जो है ज्यादातर लीड्स में जो है ये अपराइट होती है, एक्सेप्ट लीड थ्री। एक्सेप्ट लीड थ्री, एवीआर, है ना, एवीआर एंड इन सम कंडीशंस V1 एंड V2, यहाँ पे ये जो है इन्वर्टेड आपको मिल सकती है। अब नॉर्मल कंडीशन में देखिएगा, टी वेव का सबसे बड़ा खेल होता है। टी वेव से अक्सर ये होता है। तो इन्वर्टेड टी वेव किस में मिलेगी आपको? इन्वर्टेड टी वेव, इन्वर्टेड टी वेव ये किस में मिलेगी? तो जहां कभी भी देखिए, कभी भी जब मायोकार्डियल इंजरी होगी, मायोकार्डियल इंजरी का मतलब क्या? मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया, यहाँ पे आपको टी वेव इन्वर्जन मिलना ही मिलना है मायोकार्डियल इस्कीमिया में। ईसीजी आपके सामने है। नॉर्मली जो है ये अपराइट पोजीशन में होती है, वेंट्रिकल्स के रिपोलराइजेशन को बताती है। लेकिन अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो कट है, वेंट्रिकल जो है रिपोलराइज नहीं हो पा रहे हैं। तो टी वेव का इन्वर्जन होना ही होना है। जो भी मायोकार्डियल इस्कीमिया की कंडीशन है, तो वहां पे जो टी वेव है वो कैसी मिलेगी? हमें इन्वर्टेड टी वेव मिलती है इन मायोकार्डियल इस्कीमिया। एक चीज हो गई। सेकेंड चीज, टाल टी वेव कब मिलती है? टाल टी वेव हाइपरकैलिमिया में। टाल टी वेव जो मिलती है वो किसमें मिलती है? हाइपरकैलिमिया में, कुछ इस तरीके से। अब इसके लिए क्राइटेरिया है। अक्सर आप देखेंगे नॉर्मल लीड में भी टी वेव जो है वो टाल मिल सकती है। लेकिन हाइपरकैलिमिया में क्या होगा? टी वेव जो होगी वो टेंटेड होती है। कैसी होनी चाहिए? टेंटेड। टेंटेड का मतलब कुछ इस तरीके से। अब बहुत शार्पली अगर यूं आई यूं चली गई टी वेव, जैसे नॉर्मली बनती है ना, तो ये जो है नहीं मानी जाएगी। अगर टेंटेड है, यहाँ से आ रही है, अब देखिए आप, इस तरीके से गई और फिर ऐसे ही एक बेस पे आके वो खत्म हो रही। तो जब टाल एंड टेंटेड टी वेव, उसको हम कहते हैं टाल एंड टेंटेड टी वेव। तो वो चीज मिलती है किसमें? हाइपर कैलिमिया में। और कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जहां पे टी वेव एकदम फ्लैट, टी वेव कुछ इस तरीके की है, यूं करके टी वेव निकल जाती है। तो जो फ्लैट टी वेव मिलती है, फ्लैट टी वेव, तो एक तो थिक, जिनकी चेस्ट वॉल बहुत थिक होती है, थिक चेस्ट वॉल कंडीशन है, या इम्फाइसेमा है। इम्फाइसेमा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन।
तो ऐसी कंडीशन में जो टी वेव है वो फ्लैट मिल सकती है हमें। अब इसके बाद जो है पी आर इंटरवल देखिएगा, पी आर इंटरवल ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो पी सर टी आर वेव का इंटर नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है? टी वेव का नॉर्मल ड्यूरेशन? टी वेव का नॉर्मल ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू द लीड जो है ये वेरी करता है। ये मान के हम चलते हैं कि इट शुड बी लेस देन हाफ ऑफ द आर वेव, नॉर्मल कंडीशन। इसकी कोई फिक्स जो है टी वेव वो नहीं हम कह सकते, ये अलग अलग लीड में आपको वेरी करेगा। और जब हम टाल टी वेव की बात करते हैं ना, तो ये आर वेव को जो है एक्सीड कर जाता है, आर वेव को ये एक्सीड कर जाता है, साथ में टेंटिंग भी मिलनी चाहिए, तब हम उसको एबनॉर्मल मानते हैं। अदरवाइज इसकी ड्यूरेशन जो है वो फिक्स नहीं रखी हुई है कहीं पे, अलग अलग लीड में ये वेरी करेगा। पी आर इंटरवल जो है इसको कैसे मेजर करते हैं, जहां से फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ पी वेव, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ पी वेव टू बिगनिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, यहाँ से, यानी पी वेव के शुरू होने से लेके क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट होने तक, ये जो इंटरवल होता है इसको हम पी आर इंटरवल कहते हैं। अब ये एक तरीके से, अब अगर आप इसको अपने उसमें बताइए डीपोलराइजेशन वाले सेंस में बताइए, तो किस चीज को टाइम इंटरवल है, दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। यानी पी वेव जहां से शुरू हो रही है, एट्रिया क्या कर रहा है, डीपोलराइज हो रहा है, और जहां से क्यू वेव शुरू हो रही है वहां से वेंट्रिकल से डीपोलराइज हो रहे हैं। तो टाइम इंटरवल बिटवीन एट्रियल एंड वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन ये जो बताता है ये पी आर इंटरवल बताता है। अब इसका जो है टाइम ड्यूरेशन है, नॉर्मल पी आर इंटरवल जो होना चाहिए, ये कितना होता है नॉर्मल पी आर इंटरवल, इट शुड बी 0.12 टू 0.20 सेकेंड का, यानी 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर, 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर, इसका जो है ये नॉर्मल ड्यूरेशन है पी आर इंटरवल का। अब पी आर इंटरवल या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा नॉर्मल के अलावा। तो सबसे कॉमन कंडीशन जहां पे पी आर इंटरवल आपको इंक्रीज मिलेगा, अब यहाँ पे देखिए ये ईसीजी में, अगर हम लें इसको 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर के बीच का, तो ये जो है ये पी वेव है, ये पी वेव है, यहाँ से जो है ये क्यू आर एस वेव, और ये जो है ये टी वेव है, फिर से ये पी वेव आ गई। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो पी वेव जहां से शुरू हो रही है ये, और यहाँ से देखिए ये क्यू आर एस जो है वो शुरू हो रहा है, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो 5 स्मॉल स्क्वायर ये, एक 6 7, और ये अराउंड 7.5, 7.5, यानी मोर देन, आप कह लीजिए कि मोर देन 0.2 सेकेंड से ये ज्यादा है, मोर देन 5 स्मॉल स्क्वायर से ये ड्यूरेशन ज्यादा है पी आर इंटरवल का। नॉर्मल जो है मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी है, 5 स्मॉल स्क्वायर, उसी के बीच में जो ये पी आर इंटरवल होना चाहिए था उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब पी आर इंटरवल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पी आर इंटरवल इंक्रीज कर रहा है। तो जो पी आर इंटरवल जो जब बढ़ता है, एक कंडीशन है सबसे कॉमन जिसको हम कहते हैं रूमेटिक फीवर, अब याद होगा आपको, रूमेटिक फीवर में ये जो पी आर इंटरवल होता है ये इंक्रीज कर जाता है, पी आर इंटरवल इज इंक्रीज इन केस ऑफ रूमेटिक फीवर। सेकेंड जो आता है वो डिक्रीज किस में करेगा, अब डिक्रीज का मतलब जो जो नॉर्मल ड्यूरेशन है, यानी 3 स्मॉल स्क्वायर उससे कम हो जाए, 3 स्मॉल स्क्वायर से भी कम हो जाए पी आर इंटरवल, तो वो उसको हम कहेंगे पी आर इंटरवल जो है वो डिक्रीज है। तो अब इस ईसीजी में अगर हम देखें, तो यहाँ पे देखिए ये पी वेव बन रही है, पी वेव, और यहाँ जैसे ही खत्म हो रही है यहाँ से एक थोड़ा सा जो है स्लोप के साथ जो है ये आर वेव स्टार्ट हो गई, बहुत ज्यादा गैप नहीं है आपके पास। अब इसको अगर आप यहाँ से लेना, तो मैक्सिमम ये तीसरा एक, ये स्मॉल स्क्वायर, 2 स्मॉल स्क्वायर,
और थर्ड पे भी नहीं पहुंची है, यहाँ से जो है आर वेव स्टार्ट हो गई है, यानी पी आर इंटरवल इज डिक्रीज। पी आर इंटरवल इज डिक्रीज, और ये कंडीशन जो है खासतौर से ये जो ईसीजी है, ये डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम की है। डब्ल्यू पी सिंड्रोम यानी वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम की बड़ी अच्छी खास बात है, एक तो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का देखें तो ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये वाइड है। डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम में जो मिलता है वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ जे वेव, प्रेजेंस ऑफ जे वेव, जहां पे भी पी के बाद इस तरीके से आपको सलरिंग मिल रही है, इस तरीके से सलरिंग मिल रही है। नॉर्मली जो है देखिए यहाँ पे जो है किस तरीके से बन रही है, स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें आप देखिए तो ये जो आर वेव है यहाँ से तो सही है, और उसके बाद आके ये मुड़ गई इस तरीके से, यानी सलरिंग हो गई, जिसको हम कहते हैं जे वेव। अब ये जो वेव है इसी का नाम रख दिया गया जे वेव। तो प्रेजेंस ऑफ जे वेव एंड शॉर्ट पी आर इंटरवल, ये जो है डब्ल्यू पी आर सॉरी डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम की ये पहचान है, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। तो अगर क्वेश्चन ये बने कि शॉर्ट पी आर इंटरवल, या जिसमें कोई ऐसी कंडीशन जिसमें पी आर इंटरवल डिक्रीज हो, कम हो, तो वो डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम होता है। नॉर्मल ड्यूरेशन पी आर इंटरवल की कितनी है, 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर, यानी कि 0.12 से लेके 0.2 सेकंड तक। ठीक है, ये पी आर इंटरवल हो गया। अब आइए जिसको हम कहते हैं ना एक्सिस, कैसे आप देखेंगे एक्सिस। नॉर्मल जो हार्ट की एक्सिस होती है वो कितनी होती है, -30 to 100 डिग्री। -30 to 100 डिग्री ये जो होती है ये नॉर्मल एक्सिस है किसकी, हार्ट की। अब जो हम एक्सिस, हार्ट की एक्सिस को जो डिटरमाइन करते हैं यूजुअली जो है हम लीड वन और एवीएफ को देखते हैं। लीड वन एंड लीड एवीएफ, इन दोनों में हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। किसको देखते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को, इसको हम देखते हैं लीड वन में और लीड एवीएफ में। तो दो इसमें कंडीशन आपको मिलती है मोस्ट कॉमनली, नॉर्मल एक्सिस के अलावा या तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो या राइट एक्सिस डेविएशन हो। तो फ्रॉम ज्यादातर जो है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन ही हमें मिलता है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन ही हमें मिलता है। तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के बारे में पहले देखते हैं। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, तो आपको क्या देखना है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखना है लीड वन में और लीड एवीएफ में। तो अब देखेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स तो पूरा है, हर किसी को तो देखना नहीं है। तो लीड वन में, लीड वन में आर वेव को हम देखेंगे। लीड वन में हमें क्या मिलनी चाहिए, प्रोमिनेंट आर वेव, प्रोमिनेंट आर वेव। और लीड एवीएफ में, यानी जो लेफ्ट फुट की जो ऑगमेंटेड लीड है, लीड एवीएफ में क्या मिलेगा हमें, प्रोमिनेंट एस वेव, प्रोमिनेंट एस वेव इन लीड एवीएफ। अब अगर ये दोनों चीजें आपको मिल रही है दैट मीन्स कि इट इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ये जो है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। कैसे इसको प्लॉट करते हैं ना, इसको जब भी प्लॉट करते हैं हम, तो आप एक सर्कल बनाइए इमेजिनरी। ये जो है ये लीड वन है, दिस इज लीड वन फ्रॉम 0 to 100 डिग्री से, 0 to 180। अब इसके बाद एवीएफ यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं, एवीएफ ना, ये जो है 90 डिग्री है, ये +90 है, और ये -90 डिग्री है। तो अब हम जब आर वेव को देखते हैं, सपोज दैट, है ना, ठीक है, ये आर वेव है लीड वन की।
तो अब हम इसमें ना स्मॉल स्क्वायर को काउंट करते हैं। जो भी जितने भी स्मॉल स्क्वायर हैं उसको हम काउंट करते हैं, और जो निगेटिव डिफ्लेक्शन है इसी लीड वन में एस वेव का, इसको हम उससे माइनस भी करते चले जाएं। जो रिजल्टेंट आर वेव हमें जो मिलती है एस से माइनस करने के बाद, तो उसको यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। इसको जो है हम यहाँ पे इस तरीके से हम मार्किंग करते हैं ना। ठीक है, हमने मार्किंग कर ली, तो जो रिजल्टेंट आर वेव यानी पॉजिटिव आर वेव मिल रही है, हम यहाँ पे कहीं पे इसको मार्क कर लेंगे। जितना भी मान लीजिए 4 स्मॉल स्क्वायर या 5 स्मॉल स्क्वायर मिल रही है, तो हमने उसको एक मार्क कर लिया इस तरीके से लीड वन पे। अब उसके बाद एवीएफ में हम आएंगे, तो एवीएफ में हमें क्या मिलनी चाहिए? प्रोमिनेंट एस वेव ना, ये आर वेव है, ये एस वेव है। तो अगर प्रोमिनेंट एस वेव, यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया, जो स्मॉल स्क्वायर जितने में एस वेव है और आर वेव अगर है, तो उसका स्मॉल स्क्वायर को आप माइनस कर देंगे, जो रिजल्टेंट एस वेव हमें मिलेगी, क्योंकि ये निगेटिव डिफ्लेक्शन है। तो आप इधर आइए निगेटिव डिफ्लेक्शन की तरफ, 4 5 जितना भी आपको मिल रहा है यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। अब हम वही जो वेक्टर को जैसे हम मिलाते हैं ना, वेक्टर, तो एक रिजल्टेंट वेक्टर हम यहाँ से इस तरीके से मार्क आउट कर देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिल गया, आपने प्रोमिनेंट आर वेव देख ली, प्रोमिनेंट एस वेव देख ली एवीएफ में। ठीक, अब दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आपके सामने है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आप बता रहे हैं, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? -30 टू -90 डिग्री तक। ये जो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है -30 टू -90 डिग्री ना, इनके बीच में आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलेगा। इनके बीच में आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलेगा। सेम कंडीशन इसी तरीके से जो है राइट एक्सिस डेविएशन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब राइट एक्सिस डेविएशन में क्या करना है? जो एक्सिस होती है राइट एक्सिस की, वो +90 टू 180, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये आपको जो है राइट एक्सिस डेविएशन को दिखाएगा। अब राइट एक्सिस डेविएशन के लिए जस्ट अपोजिट कर दीजिए, प्रोमिनेंट एस वेव आपको किस में मिलनी चाहिए? लीड वन में। और प्रोमिनेंट आर वेव किस में मिलनी चाहिए? एवीएफ में। तो वो राइट एक्सिस डेविएशन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये पूरा एक्सिस आपके सामने बना, नॉर्मल जो एक्सिस होती है -30 से लेके +90 तक, ठीक है, ये नॉर्मल एक्सिस है। हम लीड वन को और एवीएफ पे, इसी पे हम प्लॉट करते हैं एक्सिस को। हमने प्लॉट कर लिया, हमने वेक्टर ड्रा कर लेते हैं, प्रोमिनेंस देख लेते हैं। प्रोमिनेंट आर वेव और प्रोमिनेंट एस वेव अगर लीड वन और एवीएफ में मिल रही, तो वो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। दूसरा तरीका इसको याद करने का, इतना ज्यादा मत याद करिए इसको, सिर्फ एक लाइन में याद कर लीजिए। जो कहा जाता है ना, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन अगर कहीं पे है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कहीं पे है, तो ये जो दोनों लीड होती हैं, यानी आर वेव इन लीड वन, आर वेव इन लीड वन एंड एस वेव इन लीड एवीएफ, ये दोनों के दोनों क्या करती हैं? लीव ईच अदर, लीव ईच अदर यानी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन दैट मीन्स कि लीड वन में आर वेव और लीड एवीएफ में एस वेव, ये दोनों एक दूसरे के दूर जा रही हैं, दे लीव ईच अदर। और राइट एक्सिस डेविएशन में दे रीच ईच अदर। राइट एक्सिस डेविएशन में हम क्या देख रहे हैं? राइट एक्सिस डेविएशन में हमें क्या मिलनी चाहिए? प्रोमिनेंट एस वेव, प्रोमिनेंट एस वेव लीड वन में एंड प्रोमिनेंट आर वेव किसमें? एवीएफ में मिलेगी। अब अगर आप देखें, प्रोमिनेंट एस वेव लीड वन में आपको चाहिए, ये आपका लीड वन है, ये एस वेव है ना, प्रोमिनेंट है, ज्यादा है। एवीएफ में आपको प्रोमिनेंट आर वेव चाहिए, जस्ट इसी का अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, ये आर वेव हो गई, ये दोनों के दोनों क्या कर रही हैं? एक दूसरे के करीब आ रही है ना, रीच करने की कोशिश कर रही हैं, तो दे रीच ईच अदर, एक दूसरे के करीब आने की, वो हो गया राइट एक्सिस डेविएशन। अब यहाँ पे एक इमेज है, उससे देख लेते हैं। नॉर्मल ये तो है, राइट एक्सिस डेविएशन में क्या, दोनों को रीच करना है, दोनों को एक दूसरे के करीब आना है, लीड वन और एवीएफ को, यहाँ आपके सामने है लीड वन और एवीएफ, ये दोनों एक दूसरे के करीब पहुंच रही है ना राइट एक्सिस।
एस वेव क्या है यहाँ पे? एस वेव ये पूरी की पूरी प्रोमिनेंट है, एस वेव इज प्रोमिनेंट। और यहाँ पे आर वेव इज प्रोमिनेंट। दोनों एक दूसरे के करीब पहुंच रही हैं, दे रीच फॉर ईच अदर, दिस इज राइट एक्सिस डेविएशन। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में क्या रहा है? दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लीव ईच अदर। ये क्या है? ये पॉजिटिव आर वेव है, प्रोमिनेंट आर वेव इन लीड वन एंड प्रोमिनेंट एस वेव इन लीड एवीएफ। तो अब देखिए दोनों के दोनों का जो रास्ते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, दे लीव ईच अदर, एक दूसरे को छोड़ रही हैं। तो ये हो जाता है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का। अब कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें राइट एक्सिस डेविएशन मिलता है और कौन सी कंडीशन है जिसमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलता है? तो राइट एक्सिस डेविएशन जो मिलता है मोस्ट कॉमनली जो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में मिलेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसके अलावा अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, या फिर डेक्स्ट्रोकार्डिया, डेक्स्ट्रोकार्डिया। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पहली चीज होगी। इसके अलावा एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक भी इसको कहते हैं। या ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, यहाँ इंस्पायरेशन था, ये एक्सपायरेशन है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। या एक कंडीशन है और हाई डायफ्राम की। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें डायफ्राम जो है वो हाई प्लेस्ड होता है? एसाइटिस, एसाइटिस है, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो बहुत हाईली प्लेस्ड होता है, वो क्या करता है, वो एक्सिस को थोड़ा सा डेविएट करा देता है हार्ट की, है ना? एसाइटिस, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी। ये तो हो गई एक्सिस की बात हो गई। एक्सिस, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कैसे होता है, राइट एक्सिस डेविएशन कैसे होता है ना? और नॉर्मल एक्सिस कितनी है? नॉर्मल एक्सिस जो है -32 +90 डिग्री है। अब अगर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा तो वो एक्सिस कहाँ पे आपको मिलेगी? -32 -90 डिग्री, ठीक है। और राइट एक्सिस डेविएशन जो है वो +90 डिग्री टू +180 डिग्री के बीच में मिलेगी। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कंडीशन और आती है जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, रेयरली पाई जाती है, वो साउथ वर्ल्ड एक्सिस ये इसको बोलते हैं ना, साउथ वेस्ट एक्सिस जो इसको बोलते हैं, ये रेयरली कभी होती है। मेनली आपको राइट एक्सिस और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के। अब हमने क्यू आर एस इंटरवल देख लिया, है ना? तो कितना होना चाहिए? नॉर्मली जो है लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर का होता है क्यू आर एस इंटरवल। उससे ज्यादा हो रहा है तो वो एबनॉर्मलिटी। एस टी सेगमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिएगा, एस टी सेगमेंट। अब ये यहीं पे देख लीजिए एस टी सेगमेंट के बारे में कैसे देखते हैं। अब ये एस वेव है, ये टी वेव है, ठीक है, ये हो गया। अब एस टी सेगमेंट कहाँ से शुरू होता है? एस टी, टी वेव का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और यहाँ पे ये जो एस वेव है ना, ये टी वेव की जहाँ से ये जो पूरा है इसको हम कहते हैं एस टी सेगमेंट, इसको एस टी सेगमेंट कहते हैं। अब नॉर्मल जैसे प्रीकॉर्डियल लीड है ना, प्रीकॉर्डियल जो चेस्ट लीड है V1 to V6, इसमें थोड़ा बहुत डिप्रेशन और एलिवेशन आपको मिलता है। डिप्रेशन अप टू 0.5 mm तक, 0.5 mm तक अगर डिप्रेशन है तो हम उसको नॉर्मल मान लेंगे। या अगर 0.2 mm तक एलिवेशन है, तो भी ये नॉर्मल। अब अगर इससे ज्यादा डिप्रेशन या एलिवेशन हो रहा है तो वो चीज अब नॉर्मल है। तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन किस में पाया जाता है? पहली चीज, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मोस्ट कॉमनली किसमें? मायोकार्डियल इस्कीमिया या कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलता है। अब एक कंडीशन और आती है जिसमें क्या होता है कि रेज्ड होता है, यानी एसटी सेगमेंट एलिवेशन। अब एलिवेशन के लिए दो चीजें आपको चाहिए, एलिवेशन के लिए दो चीजें हमें चाहिए। एक तो ये है कि इस तरीके से एसटी सेगमेंट आप बनाइए,
ये इस तरीके से अगर बन गया, तो यहाँ पे ये जो चीज होती है एस टी सेगमेंट तो रेज्ड है ही है, साथ में क्या है ये चीज, ये कॉन्वेक्सिटी जिसको हम कहते हैं एस टी सेगमेंट रेज्ड विद कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड्स। अब जब अगर कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड्स है, कॉन्वेक्स पोजीशन में ऊपर की तरफ ही जा रहा है टी वेव, तो वो चीज जो हमें मिलती है वो किस में मिलती है, मायोकार्डियल इंजरी में। एक इस तरीके से आप बनाइए, ये इस तरीके से फिर बनता है। अब ये जो है, ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन में आपको मिलेगा, मायोकार्डियल इंजरी में मिलेगा एसटी सेगमेंट एलिवेशन। इस तरीके से एसटी सेगमेंट एलिवेशन जो है ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन में मिलता है। और जब उसकी कॉन्केविटी अपवर्ड्स हो जाएगी, कॉन्केविटी अपवर्ड्स, एक शार्प इस तरीके से और फिर इस तरीके से, है ना। ये जो है, ये जो है पेरिकार्डाइटिस में मिलता है, रेज्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एसटी सेगमेंट जो है वो रेज्ड मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो चीज आप देख रहे हैं ये जो है ये कॉन्वेक्स है, और ये जो पोजीशन पूरी की पूरी बन रही है दैट इज कॉनकेव, इज कॉनकेव। अगर कॉन्केविटी के साथ रेज्ड एसटी सेगमेंट मिल रहा है कॉन्केविटी के साथ, तो वो पेरिकार्डाइटिस में, और कॉन्वेक्सिटी के साथ अगर एसटी सेगमेंट रेज्ड मिल रहा है तो वो मायोकार्डियल इंजरी। इसको बिना ईसीजी के देखे ना ये क्लियर नहीं हो पाता ऐसे। तो अब यहाँ से आपके सामने एक ईसीजी है, इसमें बताइए क्या अब तक मान लीजिए जो नॉर्मल इंटरप्रिटेशन हो रहा था ईसीजी का, उसके हिसाब से आप बताइए कि इसमें क्या फाइंडिंग है। एसटी डिप्रेशन किस लीड में, V4 V4 में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन कहाँ से आप लेके आ रही हैं। सर राइट एक्सिस डेविएशन है। अरे यार राइट में तो दे रीच पा रही है ना, बहुत सही पहुंचे हो, लेकिन थोड़ा सा गलत हो गए। ये दोनों देखो, लीड वन और एवीएफ को फिर से गौर से देखो, अभी क्लियर होगा। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, क्योंकि लीड वन में क्या है, प्रोमिनेंट आर वेव है, और लीड एफ में क्या है, प्रोमिनेंट एस वेव है। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट जा रही है, दे लीव ईच अदर, दे लीव ईच अदर। ये जो ईसीजी है ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन की है। अब अगर इस पे आप प्लॉटिंग करते हैं ना तो ये कितने डिग्री का है वो पता चले, लेकिन वो बताना हमारा काम नहीं। अगर हमने ये देख लिया कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, दैट इज मोर देन इनफ। बाकी और तमाम पैरामीटर्स इसमें जो है नॉर्मल है। अब यहाँ से अगर आपको हार्ट रेट निकालना हो इसका, इसका हार्ट रेट आपको निकालना हो, तो 2 आर इंटरवल आप मार्क कर लीजिए, 2 आर इंटरवल मार्क कर लीजिए। अब यहाँ से आप हार्ट रेट इसका निकाल के देख लीजिए कितना है। तो अगर इसको देखा जाए ना तो एक बिग स्क्वायर या लार्ज स्क्वायर, 2, 3 और 4 तक इसको मानिए, 4 तक इसको मान लीजिए। तो अगर आप लार्ज स्क्वायर की बात करेंगे तो आप उसको 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर आप स्मॉलर स्क्वायर में जाएंगे तो ये अराउंड 20 हो जाएगा, तो इसको 1500 डिवाइडेड बाई 20, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं ना। तो ये इसका हार्ट रेट निकाला जाएगा। अभी दूसरी ईसीजी, अब ये बताइए इस ईसीजी में क्या मिल रहा है आपको। नहीं मिला, V1 और V6 को देखिए, V6 थोड़ा सा कट गई लेकिन बेस लाइन यही है। V1 और V6 को देखिए, देखिए V6 यहाँ तक है ना, और V1 जो है यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है। अब कुछ याद करिए, V1 और V6 को हम किस में देखते हैं, सर LVH एलवीएच। LVH लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में।
एस इन वी वेव, एस इन V1, है ना, और आर इन V6। आपको जोड़ V6 दीजिए, अगर मोर देन 35 आ रहा है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाए। यहाँ पे एक बहुत ज्यादा है। अगर आप V1 में देखिए तो यहाँ से अगर आप लेंगे तो एक ये बड़ा स्क्वायर, दो, तीन, ये तो पूरा हो गया। यहाँ पे चार स्मॉल स्क्वायर आ रहे हैं, चार स्मॉल स्क्वायर, और चार यहाँ पे भी आ रहा है। तो 15 और 8 23, ये जो हो जाता है ये 23 है V1 का स्मॉल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए, एक बड़ा स्क्वायर ये है, दो है, तीन बड़ा स्क्वायर है, और दो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तीन, तो 18 ये आ गया V6 में। अब आप इनको जोड़ दीजिए, 41 आ रहा है, 41, और मोर देन 35 होना चाहिए स्मॉल स्क्वायर। तो ये क्राइटेरिया है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का, है ना। एस इन V1 और आर इन V6 दोनों को ऐड करेंगे, मोर देन 35 आना चाहिए। काज क्या है इसका, मोस्ट कॉमन काज जो है वो है हाइपरटेंशन है। इसका hypertension माइट्रल इंसफिशियंसी या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कार्डियो